Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 16 of our NORCET mini mock test and basically जो हमारा आज today's topic is already based on respiratory system, that is basically हम cystic fibrosis के बारे में आज पढ़ेंगे. cystic fibrosis से रिलेटेड जो भी MCQ है वो सारे सॉल्व करेंगे एंड दैट MCQ इज बेस्ड ऑन एक काइंड ऑफ एनक्लिक्स बेस्ड है. सो अभी जो भी मैं MCQ करवाती हूँ वो सारे के सारे एनक्लिक्स बेस्ड MCQ होते हैं, ठीक है ना. सो स्टार्ट करते हैं विद द सेशन एंड यस जब भी मैं मॉक टेस्ट कराऊँ ना, जो मेरा मॉक टेस्ट सीरीज आता है, सो प्लीज बी फोकस इन दैट. एंड द सेकेंड थिंग इज कि मेरे आंसर से पहले आप अपना आंसर करने की कोशिश किया करो एंड एट द एंड आप काउंट करो कि कितने MCQ आपने खुद से किए विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है ना. सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में भी आएगा. एंड लेट्स सपोज आप मेरे साथ MCQ करते हो तो कोई भी टॉपिक का बीच में अगर डाउट आता है तो आपने वो टॉपिक फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करो एट द पॉइंट ऑफ टाइम. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सोचो कि उसी टाइम मुझे वो टॉपिक को रिवाइज कर लेना है. एंड सेकेंड थिंग कि जो मैंने MSN सारा पढ़ा रखा है, राइट, बट कुछ कुछ पॉइंट है जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने उस टाइम नहीं पढ़ाया था, ठीक है ना, या फिर आपने खुद ही पढ़ा है कहीं किसी नोट से, किसी कोचिंग से, किसी बुक से. तो अगर लेट सपोज कोई पॉइंट है जो आपने उस टाइम नहीं पढ़ा था एंड ड्यूरिंग मॉक टेस्ट आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है तो प्लीज ऐड दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर नोट्स एट द सेम टाइम. सो ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ऐसे ऐसे छोड़ दोगे तो आप भूल जाओगे. बट उसी टाइम अपने छोटी नोटबुक में जो छोटी कॉपी आपने बनाई है मिस्टेक बुक में या फिर छोटी कॉपी में या फिर अपने नोट्स में ही वो पॉइंट को ऐड कर लो फटाफट, ठीक है ना. दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द सेशन. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज नर्स टेलर इज प्रोवाइडिंग education to Amanda, to 15-year-old recently diagnosed with cystic fibrosis. Okay, about the various body system that may be impacted by her condition, right? So cystic fibrosis जो है वो various body part को affect करता है, as you know. Nurse Taylor needs to identify which systems are affected by the cystic fibrosis. Which of the following should Nurse Taylor include? All of the choice: lungs, sweat glands, द पेनक्रियास. सो बेसिकली इस क्वेश्चंस में उन्होंने क्या पूछा है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस से और सारे कौन कौन से ऑर्गन्स बेसिकली अफेक्ट होते हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है. एज यू नो दिस इज द ऑटोजोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट. सो इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बेसिकली क्या होता है, जो CFTR जो जीन है ना उसमें म्यूटेशन हो जाता है. CFTR जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, राइट. सो CFTR जीन क्या करता है, सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ना, सोडियम क्लोराइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. सो CFTR जीन में म्यूटेशन हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, क्लोराइड का जो एक्सक्रीशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्लोराइड का सिक्रीशन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, प्लस सोडियम का जो एक्सक्रीशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सोडियम का जो एक्सक्रीशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ डैट क्या हो जाएगा, जो म्यूकस है, म्यूकस जो है जो बॉडी में जो हमारे जो म्यूकस है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा. म्यूकस जो है वो थिक एंड स्टिकी हो जाएगा. म्यूकस जो है वो थिक एंड स्टिकी हो जाएगा. सो बेसिकली वो एक्सोक्राइन फंक्शन को अफेक्ट करता है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है उसको अफेक्ट करता है. तो जो म्यूकस है वो बेसिकली थिक एंड स्टिकी हो जाता है, थिक एंड स्टिकी हो जाता है. एंड बेसिकली ये कौन कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, तो फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है ना. उसके अलावा हमारे GIT सिस्टम में बेसिकली पैनक्रियाज को अफेक्ट करता है, ठीक है ना, पैनक्रियाज को अफेक्ट करता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, और किसको करता है, और हमारे स्वेट ग्लैंड को, है ना, स्वेट ग्लैंड को अफेक्ट करता है. सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो म्यूकस है वो थिक और स्टिकी हो जाएगा. सो क्या हो जाएगा, क्रोनिक कफ होगा, म्यूकस प्रोडक्शन होगा. एंड वही जो म्यूकस है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहेंगे लॉन्ग टाइम तक, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस हो जाता है, ठीक है ना. उसके अलावा पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स निकलता है, डेट इज लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीएज, जो कि हमारे फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करता है. वो जो पैनक्रियाटिक जो डक्ट है वहाँ पे भी ब्लॉकेज हो जाएगा, क्योंकि जो म्यूकस है वो थिक हो गया, तो पैनक्रियाटिक डक्ट से जो एंजाइम्स निकल रहे थे वो भी थिक हो जाएंगे, वो ब्लॉक कर देगा. सो पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स है वो रिलीज नहीं हो पाएंगे, वहाँ से एंजाइम रिलीज नहीं हो पाएंगे, तो जो भी हम खाएंगे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा, है ना. सो
पैनक्रियाटिक इनसफिशियंसी होगा तो वो जो भी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो भी हम लेंगे उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होगा, हमारी बॉडी में प्रोटीन की, फैट की क्या होगी, कमी होगी। तो जो फैट जो भी खाएंगे वो फैट जो है वो स्टूल के थ्रू पास हो जाएगा, तो फैट इन द स्टूल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होगा, फेलियर टू थ्राइव होगा, वीकनेस होगा, ठीक है ना। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा। उसके अलावा स्वेट में क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम है उसका एक्सक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो गया, तो स्वेट में स्वेट एकदम ऐसे सॉल्टी सा होगा, सॉल्टी सा होगा, आपका जो स्वेट होगा ना सॉल्टी इन टेस्ट होगा। सो ये सारा सिस्टम को ये बेसिकली ऐसे अफेक्ट करता है। तो उन्होंने बोला किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को, हाँ लंग्स को भी अफेक्ट करता है, स्वेट ग्लैंड को भी अफेक्ट करता है और पैनक्रियाज को भी अफेक्ट करता है। तो ऑल ऑफ द चॉइस मतलब कि ये सारे के सारे को अफेक्ट करता है। तो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, नर्स विलियम्स इज प्लानिंग द केयर फॉर अ पेशेंट विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट को केयर करना है, प्लानिंग कर रही है, फोकसिंग ऑन पल्मोनरी ट्रीटमेंट। तो बेसिकली पल्मोनरी वाला पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट को ट्रीटमेंट का फोकस है। व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूसियल पल्मोनरी ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन। सो पल्मोनरी में हमने क्या पढ़ा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो म्यूकस है वो थिक और स्टिकी हो गया है, तो म्यूकस वहीं पे बिल्डअप रहेगा। सो म्यूकस जो है वो थिक होगा, सो कफ होगा, थिक स्पूटम प्रोडक्शन होगा, एंड वही जो म्यूकस अगर अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद धीरे धीरे सांस लेने में भी दिक्कत होगी क्योंकि म्यूकस अंदर है। सो डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नेजल पॉलिप्स हो गया, ठीक है ना, ब्रोंकिएक्टेसिस भी हो सकता है। सो ट्रीटमेंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, हमारा चेस्ट फिजियोथेरेपी होता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी में लाइक परकसन हो गया, वाइब्रेशन हो गया, पोस्चरल ड्रेनेज हो गया, है ना। सो चेस्ट फिजियोथेरेपी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। सेकेंड, उसके अलावा हम ब्रोंको डायलेटर भी दे सकते हैं इन केस ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस वगैरह में। सो ब्रोंको डायलेटर भी होता है, ब्रोंको डायलेटर भी देते हैं और म्यूकोलिटिक्स भी देते हैं क्योंकि म्यूकस जो है वो थिक है ना, बाहर आ नहीं पा रहा है। सो म्यूकोलिटिक्स भी देते हैं, ठीक है ना। एंड अगर इन्फेक्शन हो गया, अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है। सो ये बेसिकली ट्रीटमेंट होता है फॉर पल्मोनरी ट्रीटमेंट, उसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्मोनरी ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन, इनहेल्ड बीटा एगोनिस्ट मेडिकेशन। तो यस दे सकते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर है, पढ़ते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड टेकन बाय इनहेलेशन। सो बेसिकली स्टेरॉइड्स इतना लाइक नहीं देते हैं, हाँ, मतलब वो ब्रोंकोडायलेट तो करेगा बट स्टेरॉइड्स इतना नहीं देते हैं, सो ये तो बिल्कुल नहीं देते हैं। परफॉर्मिंग चेस्ट फिजियोथेरेपी, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेकिंग ओरल एंजाइम सप्लीमेंट, सो ओरल एंजाइम सप्लीमेंट इज इंपॉर्टेंट इन सिस्टिक फाइब्रोसिस बट नॉट फॉर पल्मोनरी ट्रीटमेंट। यहाँ पे उन्होंने हमसे बोला है पल्मोनरी ट्रीटमेंट के बारे में, तो डी भी गलत हो गया। सो बी गलत है, डी गलत है, आंसर जो है वो ए होगा या तो सी होगा। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रूसियल पल्मोनरी ट्रीटमेंट, तो मोस्ट क्रूसियल जो है दैट इज द परफॉर्मिंग चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर ब्रोंकिएक्टिसिस हो गया है, ब्रोंकस अगर कंस्ट्रिक्ट हो गया है तो हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, अदरवाइज चेस्ट फिजियोथेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूकोलाइटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बस समझ में। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, नर्स कैली इज कोऑर्डिनेटिंग। देखो हम सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ रखे हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस हमने पढ़ लिया है बट थ्योरी पढ़ ली है, बस उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है एमसीक्यू सॉल्व करने में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपने थ्योरी पढ़ रखा होगा, अगर आप ये सारे एमसीक्यू करें देन वेल एंड गुड फाइन, बट अगर कुछ एमसीक्यू नहीं कर पा रहे, आपका कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग है ना, आपका कॉन्सेप्ट आता है बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द एमसीक्यू बिकॉज इट नीड्स सम एबिलिटी, इट्स नीड अ समथिंग कि वो आपको डेवलप करना है, वो स्किल्स आपको डेवलप करना है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। सिर्फ आपने चीज़ें पढ़ लिया, उसको रिवाइज कर लिया, थ्योरी पढ़ लिया, उसको रिवाइज कर लिया, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल अनटिल एंड अनलेस आपने एमसीक्यू सॉल्व किया। सो आप जो भी पढ़ते हो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको एमसीक्यू सॉल्व करके आपको फुल करना है ना। उस चीज़ को फुलफिल कैसे करोगे, चीज़ों को पढ़ा आपने, थ्योरी पढ़ा, कॉन्सेप्ट बिल्ड किया एंड उस कॉन्सेप्ट बिल्ड को अप्लाई कैसे करना है वो आपने सीखना है बेसिकली, ठीक है ना। सो इसलिए एमसीक्यू प्लीज सॉल्व करो, एज मच एज पॉसिबल आप क्वालिटी बेस्ड एमसीक्यू जरूर सॉल्व करो, ठीक है ना। सो थर्ड क्वेश्चन है,
Nurse Kelly is coordinating chest physiotherapy session for an 8-year-old client with cystic fibrosis. ठीक है ना, so 8-year-old client है, chest physiotherapy प्लान किया जा रहा है कि कैसे करना है. Who has been admitted to the hospital. Okay, to maximize the effectiveness of the treatment and minimize the discomfort, when should Nurse Kelly schedule these session in coordination with the respiratory therapy department. तो बेसिकली उन्होंने पूछा है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है, ऑफकोर्स चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे, बट जो चेस्ट फिजियोथेरेपी जो सेशंस है वो पेशेंट को कब करना है, सो दैट मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस, जो इफेक्टिवनेस है वो मैक्सिमाइज हो और जो पेशेंट का जो डिस्कम्फर्ट है वो मिनिमाइज हो. सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी तो कर दिया, बट कब करना है, सो दैट पेशेंट का जो एफर्ट है वो मैक्सिमाइज हो जाए और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कम से कम हो. तो कब करेंगे, आफ्टर मेडिकेशन. सो देखो, आफ्टर मेडिकेशन या बिफोर द मेडिकेशन, बेसिकली इसमें मेडिकेशन से इतना रिलेशन नहीं है सिस्टिक फाइब्रोसिस में चेस्ट फिजियोथेरेपी का. सो ये तो बिल्कुल गलत होगा. आफ्टर मील्स, तो एज यू नो कि चेस्ट फिजियोथेरेपी में बेसिकली हम क्या करते हैं, परकसन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, पोस्चरल ड्रेनेज करते हैं. तो जस्ट आफ्टर मील अगर आप करोगे तो हम पेशेंट का जो स्टिमुलेट कर देंगे, पेशेंट को स्टिमुलेट करेंगे, तो देयर इज वेरी हाई चांस कि पेशेंट को नॉजिया या फिर वॉमिटिंग भी हो सकता है, एस्पिरेशन भी हो सकता है ना. तो आफ्टर मील हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं. द बेस्ट टाइम इज कि आफ्टर 2 आवर्स, 1 to 2 आवर्स आफ्टर 1 to 2 आवर्स ऑफ मील दो, या फिर 1 to 2 आवर्स बिफोर द मील्स, है ना. सो मील से पहले या मील के बाद देना है. आपको जस्ट आफ्टर मील या जस्ट बिफोर मील्स नहीं देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. अराउंड द चाइल्ड्स प्ले शेड्यूल, देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस बट मिनिमाइज द डिस्कम्फर्ट. एंड अराउंड द चाइल्ड्स प्ले शेड्यूल, जो बच्चा है वो खेल रहा है, दैट इज समथिंग कि बच्चे के लिए सबसे बेस्ट थिंग है खेलना. उस टाइम आप उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी करोगे तो ऑफकोर्स उसको डिस्कम्फर्ट तो होगा ही होगा ना, बहुत डिस्कम्फर्ट होगा. तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया. बिटवीन द मील, यस, लेट्स सपोज उसने बच्चे ने 8 बजे 8 AM पे ब्रेकफास्ट लिया है एंड 1 PM पे या 12 PM पे मान लो वो लंच लेने वाला है, तो आपको बिटवीन द मील्स कि आपको लाइक 10 to 11 के बीच में कर दो, द बेस्ट टाइम, है ना. सो बिटवीन द मील्स 10 to 11 इज द बेस्ट टाइम, ठीक है ना. सो आंसर क्या होगा, बिटवीन द मील. डी इज द करेक्ट आंसर. जस्ट बिफोर मील्स, जस्ट आफ्टर मील्स या फिर ड्यूरिंग प्ले अवॉइड करना है. जस्ट बिटवीन द मील इज द बेस्ट टाइम फॉर मैक्सिमाइज द एफर्ट और मिनिमाइज द डिस्कम्फर्ट, ठीक है ना. सो आंसर इज डी. उसके बाद बेसिकली आपको ना क्वेश्चंस पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़ के उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करना है कि क्या होगा. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. चीजें तो हम पढ़ लेते हैं बट क्वेश्चंस में कभी कभी कुछ अलग चीजें पूछ लेते हैं एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना होता है, ठीक है ना. सो हमेशा एक एलिमिनेशन मेथड यूज किया करो. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, नर्स पटेल इज असेसिंग द स्टूल कैरेक्टरिस्टिक्स of a young patient with cystic fibrosis. The foul smelling, frothy nature of the stool is likely due to the presence of large amount of fat, that is fat, है ना. सो मैंने क्या बोला कि ये हमारे जीआईटी सिस्टम को भी अफेक्ट करता है. जीआईटी सिस्टम में बेसिकली पेनक्रियाज को अफेक्ट करता है. सो पेनक्रियाज से जो एंजाइम्स निकलते हैं थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट, वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाएगा. अब वो ब्लॉक हो जाएगा तो जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स निकल रहा था, डेट इज अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, वो भी क्या होगा, नहीं निकल पाएगा. वो निकल नहीं पाएगा एंड हमने फूड लिया उसमें प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, ईच एंड एवरीथिंग है. सो वो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, स्टूल में चला जाएगा. स्टूल में चला जाएगा तो पेशेंट में क्या दिखता है, फैट इन द स्टूल, फैट इन स्टूल, है ना. सो स्टूल में फैट होगा. सो बिकॉज ऑफ दैट फैट की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, जो स्टूल है ना वो ऐसे ग्रीजी, फॉल स्मेलिंग होगा, है ना. एंड इन्होंने जो बोला ना, फॉल स्मेलिंग होगा, ग्रीजी होगा, फ्रोदी नेचर का होगा. वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फैट की वजह से होता है, ठीक है ना. सो ये क्यों है, अनडाइजेस्टेड फैट की वजह से, यस. बी क्या बोला है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज, बिल्कुल गलत. क्योंकि जो ये एंजाइम्स है यही तो रिलीज नहीं हो रहा. अगर ये रिलीज होता तो फैट का तो एब्जॉर्प्शन हो ही जाता, फैट का तो डाइजेशन हो जाता. ये एंजाइम्स रिलीज ही नहीं हो रहा, यहाँ पे ब्लॉकेज हो रखा है, तो ये गलत हो गया. पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, सो कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो नॉट गेटिंग प्रॉपरली डाइजेस्टेड. बट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सो पेशेंट को बेसिकली ब्लोटिंग होगा, इनडाइजेशन होगा. उसकी वजह से स्टूल का जो अपियरेंस है वो फॉल स्मेलिंग, फ्रोदी
नेचर नहीं होता है, ये बेसिकली फैट की वजह से होता है, तो ये गलत हो गया। सोडियम एंड क्लोराइड कंपोनेंट, तो यस सोडियम एंड क्लोराइड कंपोनेंट भी अफेक्ट होते हैं, है ना। सोडियम जो है, सोडियम का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, क्लोराइड का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है ना। बट इसकी वजह से स्टूल का ऐसा फॉल स्मेलिंग या फ्रोदी नेचर नहीं होगा। सो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अनडाइजेस्टेड फैट की वजह से जो स्टूल का जो अपीयरेंस है वो फॉल स्मेलिंग है, फ्रोदी नेचर है, ग्रीजिंग है, या फिर आप यूं बोल सकते हो स्टीयोटोरिया हो रहा है। स्टीयोटोरिया मतलब कि स्टूल इन द फैट, फैट इन द स्टूल, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नर्स सारा इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर क्रियोन। क्रियोन क्या है, क्रियोन इज द पेनक्रियाटिक हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, है ना। जो पेनक्रियाटिक जो हार्मोन है, दैट इज द प्रोटीएज लाइपेज अमाइलेज, दैट इज नोन एज क्रियोन। क्रियोन टू अ 7-year old पेशेंट विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। शी नीड्स टू नो द अप्रोप्रिएट टाइमिंग फॉर दिस मेडिकेशन, व्हेन शुड नर्स सारा गिव क्रियोन। तो बेसिकली उन्होंने पूछा है कि क्रियोन हम उस पेशेंट को दे रहे हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट को, तो जो क्रियोन है दैट इज द पेनक्रियाटिक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो कब देंगे। व्हेन शुड नर्स सारा गिव द क्रियोन, टाइमिंग पूछा है। सो बिफोर बेड टाइम। सो बेसिकली जो क्रियोन है ना, दैट इज द पेनक्रियाटिक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो बेसिकली हम विथ मील्स देते हैं, क्योंकि ये जो इसमें हॉर्मोन्स है, इसमें बेसिकली एंजाइम्स है, वो एंजाइम से रिलीज होगा, और वो क्या करेगा, जो अभी हम डाइट लेंगे दैट इज फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसका क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, ठीक है ना। सो विथ मील्स दिया जाता है। जब जब हम मील्स लेते हैं, जब मील्स लेते हैं, तब तब हमें ये पेनक्रियाटिक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने बोला है कि व्हेन शुड नर्स सारा गिव क्रियोन, बिफोर बेड टाइम, बिल्कुल गलत। अगर बिफोर बेड टाइम लेंगे, ऑलरेडी डिनर कर लिया है बिफोर बेड टाइम, सो ऑलरेडी प्रॉपर डाइजेशन होने वाला होगा, तो तब लेने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही हम मील लेंगे, मील के साथ हम लेंगे ना, मील हमारे इंटेस्टिन में गया, मील हमारे हमारे जीआईटी सिस्टम में गया। अब जीआईटी सिस्टम में वो एंजाइम्स होने चाहिए फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ दिस प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, तो वो उसके साथ होना चाहिए। या फिर आपने ले लिया एंड वो डाइजेस्ट हो गया, वो पूरा निकल ही गया, वो जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स दिया था वो प्रॉपर चला ही गया, तो फिर लेने का कोई फायदा नहीं है। सो बिफोर बेड टाइम इज नॉट, वंस एवरी मॉर्निंग नो, हमेशा मील के साथ लेना है। 2 टाइम्स पर डे ये भी सफिशियंट नहीं होगा, अलोंग साइड मील्स एंड स्नैक। तो जब जब मील या फिर स्नैक्स लेते हैं, तब तब हमें ये क्रियोन लेने होते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी ये क्रियोन पेशेंट लेगा, तो हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि उसको क्रश नहीं करना है उस टैबलेट्स को, या फिर उसको हॉट बेवरेजेस में मिक्स नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो कोल्ड में, आप कोल्ड फूड में आप मिक्स कर सकते हो, स्प्रिंकल कर सकते हो, बट हॉट में आपको मिक्स नहीं करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। Coming to the sixth question, Nurse Adams is providing education to the mother of a 7-year-old with cystic fibrosis regarding the child's medication regimen. Very important, ठीक है ना। After explaining how to administer enzyme capsules, which statement by the mother suggests she needs more information, है ना। Which statement by the mother suggests she need more information, it means कि उन्होंने कोई statement गलत बोला है। सो गलत वाले को हमें मार्क करना है, राइट। सो फर्स्ट बोला है कि आई विल गिव एन एंजाइम कैप्सूल बिफोर एवरी स्नैक, बिल्कुल करेक्ट। जब जब स्नैक्स लेंगे, तब तब उससे पहले वो एंजाइम्स लेने होंगे। सो दैट स्नैक्स लिया, स्नैक्स में जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, उसका डाइजेशन के लिए एंजाइम चाहिए, तो एंजाइम आपने ले लिया, ठीक है ना। सो इट इज करेक्ट। माई चाइल्ड डिसलाइक टेकिंग पिल्स, सो आई विल मिक्स द कैप्सूल इनटू अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट, बिल्कुल गलत। अभी मैंने क्या बोला, हॉट में मिक्स नहीं करना है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो जो एंजाइम्स है, कैप्सूल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका एक्शन ही नहीं हो पाएगा। सो अवॉइड करना है। आई विल गिव एन एंजाइम कैप्सूल बिफोर एवरी मील, बिल्कुल करेक्ट। एवरी स्नैक्स या एवरी मील से पहले लेना है। इफ द मील हैज अ लॉट ऑफ फैट, माई चाइल्ड माइट नीड एन एक्स्ट्रा एंजाइम कैप्सूल, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट ले रहा है, तो एक्स्ट्रा एंजाइम की भी नीड है, एक्स्ट्रा डोज की भी नीड है टू डाइजेस्ट प्रॉपर दिस ऑल द फैट। सो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एंजाइम कैप्सूल की भी जरूरत है। सो ये भी गलत है। आंसर बी इज रॉन्ग। अगर बी स्टेटमेंट अगर वो मदर बोल रही है, सो वी हैव टू एजुकेट फर्दर कि नहीं, आपको हॉट बेवरेजेस में नहीं लेना है, यू कैन ऐड इन कोल्ड पे ले सकते हो, एसिडिक फूड के साथ बेटर एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये सारी चीजें हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है ना।
उसके अलावा आपको क्या याद करना है, जीआईटी सिस्टम में एक तो पैनक्रियाटिक इनसफिशियंसी होगा जिसकी वजह से मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होगा, फेलियर टू थ्राइव होगा बच्चों में, है ना। सो बच्चों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें डाइट काउंसलिंग में एक तो ये मेडिकेशन का बताना है ना, एंजाइम का हो गया एवरी मील के साथ। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग इज दैट कि हमें एजुकेट करना है कि फैट सॉल्यूबल जो विटामिन होते हैं, दैट इज विटामिन ए, डी, ई, के, वो हमें बच्चे को ज्यादा लेने के लिए बोलना है, एजुकेट करना है। थर्ड थिंग इज दैट कि डाइट कैसा होना चाहिए, डाइट शुड बी हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई फैट डाइट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे में ऑलरेडी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, फेलियर टू थ्राइव होता है, तो हमें बच्चों को ज्यादा कैलोरीज भी चाहिए क्योंकि ग्रोथ हो रहा है। तो हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई फैट डाइट हमें एजुकेट करना है मदर को, ठीक है। Okay, coming to seventh question, Nurse Patel is advising Mark, a 10-year-old with cystic fibrosis, about the appropriate dietary regimen to support his health. What type of diet should Nurse Patel recommend for Mark? तो अभी मैंने बताया हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई फैट। हाई फैट डाइट, हाई कैलोरी डाइट, a low fat diet, high calorie and high fat diet. So आंसर क्या होगा, D is the correct. Only high calorie या फिर only high fat is not like appropriate. High calorie, high protein, high fat diet होना चाहिए. So आंसर क्या होगा, D is the correct answer. ठीक है. Coming to the eighth question, that is Nurse Olivia is assessing a child who has recently been diagnosed with cystic fibrosis at a pediatric clinic. ठीक है. She is aware of the expected finding of the disease at various stages, ठीक है ना। So which later finding would nurse Olivia not expect to see in this newly diagnosed child? तो बेसिकली इन्होंने पूछा है कि एक बच्चा है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस से जस्ट अभी डायग्नोस्ड हुआ है, तो उसमें वेरियस स्टेज होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा एंड धीरे धीरे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, बढ़ती रहती है इन सिस्टिक फाइब्रोसिस में। सो एट द एंड जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है, लाइक इतना ज़्यादा सिवियर हो जाता है कि लेट्स सपोज लंग्स का बोले तो लंग्स इतना ज़्यादा सिवियरली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि लंग ट्रांसप्लांटेशन की भी नीड हो जाती है। बट ये सब कुछ लेटर स्टेज में होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता है। तो इन्होंने बोला है कि विच लेटर फाइंडिंग वुड नर्स ओलिविया नॉट एक्सपेक्ट, तो लेटर फाइंडिंग जो अभी एक्सपेक्ट नहीं करेगी टू सी इन दिस न्यूली डायग्नोज चाइल्ड, क्योंकि वो अभी डायग्नोस्ड हुआ है तो उसमें वो लेटर फाइंडिंग कौन सा ऐसा है जो एक्सपेक्ट नहीं करेगी। क्रोनिक कफ विथ म्यूकस प्रोडक्शन, तो यस ये तो होगा क्योंकि जो म्यूकस है वो थिक एंड स्टिकी है, तो क्रोनिक कफ होगा एंड जो थिक म्यूकस प्रोडक्शन भी होगा, सो दैट इज अर्ली फाइंडिंग होगा ये, तो ये होगा। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी होगा क्योंकि वो जो म्यूकस है वो अंदर ही स्टिक रहेगा, थिक है तो अंदर स्टिक रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा, तो अंदर ही अंदर क्या होगा, देयर इज बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ होगा तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। सो इट इज ऑल्सो फाइंड इन द अर्ली स्टेज में। फेलियर टू थ्राइव डिस्पाइट गुड एपिटाइट, यस बिल्कुल होगा क्योंकि पेनक्रियाटिक इनसफिशियंसी है, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आ रहा था वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो पा रहा है, ब्लॉक हो रखा है। तो जो भी खाएगा, एपिटाइट अच्छा है, अच्छे से खा रहा है, बट जो भी खा रहा है वो सब क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है विदाउट एब्जॉर्प्शन, क्योंकि बॉडी में जब जो भी फैट लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, तभी तो आपकी बॉडी को मिलेगा वो सारे न्यूट्रिएंट्स। अगर वो न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, वो स्टूल के साथ बाहर चला जाएगा, तो मतलब आप जो भी खा लो आपका क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव होगा। आप जो भी खा रहे हो सब कुछ बाहर जा रहा है, आपकी बॉडी में कुछ नहीं लग रहा है ना, सिंपल वे में बोले तो आपकी बॉडी को कुछ नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव डिस्पाइट गुड एपिटाइट, तो ये भी हमारा अर्ली स्टेज में होगा, ठीक है ना। डिजिटल क्लबिंग ऑफ फिंगर एंड टूज, तो देखो डिजिटल क्लबिंग ऑफ द फिंगर एंड टूज दैट विल कम इन लाइक हाइपोक्सिया, अगर क्रोनिक हाइपोक्सिया है, क्रोनिक हाइपोक्सिया में आपको ये डिजिटल क्लबिंग ऑफ फिंगर एंड टूज देखने को मिलता है। बट क्रोनिक जो हाइपोक्सिया है वो कब होगा, देखो देखो स्टार्टिंग में जो म्यूकस है वो थिक है, स्टिकी अच्छे से बाहर नहीं आ पा रहा है, क्रोनिक कफ है, धीरे धीरे वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हो रखा है ना, धीरे धीरे ब्रोंकिएक्टिसिस हो गया है, जो लंग्स है धीरे धीरे प्रॉपरली डैमेज होता जा रहा है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है, प्रॉपर तरीके से वो अच्छे से वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर गैस वैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हाइपोक्सिया डेवलप होगा एंड ये हाइपोक्सिया जो है धीरे धीरे क्या होगा, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स हो जाएगा, है ना। सो ये जो है वो बहुत लेटर स्टेज में होगा, बहुत लेटर स्टेज में होगा, अर्ली फाइंडिंग में ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी, तो आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सो डिजिटल क्लबिंग ऑफ फिंगर एंड टूज जो है वो अर्ली स्टेज में नहीं होगा, इन द लेटर स्टेज में देखने को मिल सकता है, राइट। सो आंसर इज डी।
Coming to ninth question, Nurse Thompson is explaining the underlying cause of cystic fibrosis, है ना, cause पूछा उन्होंने, to a patient's family. To clarify the condition's etiology, what should Nurse Thompson identify as the cause of cystic fibrosis? तो बेसिकली उन्होंने क्या पूछ लिया है कि etiology या फिर cause of cystic fibrosis क्या है? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जेनेटिक म्यूटेशन और वायरल इन्फेक्शन. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव रिसेसिव ऑटोजोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो CFTR जीन का क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, CFTR जीन का म्यूटेशन हो जाता है ना. सो इट इज नॉट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है. ऑटो इम्यून मतलब कि जो खुद की बॉडी को, खुद के जो हमारे नॉर्मल टिश्यूज है उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाए. सो नो, इट इज नॉट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ये गलत हो गया. बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सो कॉज पूछा है ना, सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है अच्छे से, वो जो कफ है वो जो स्पूटम है वो बाहर नहीं जाएगा, अब वो अंदर ही अंदर रहेगा, सो बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज नॉट द कॉज ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी गलत हो गया. जेनेटिक म्यूटेशन, यस, क्योंकि यहाँ पे CFTR जीन में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, सो इट इज जेनेटिक म्यूटेशन डिजीज है. सो आंसर सी सही है. डी क्या बोला, वायरल इन्फेक्शन, तो वायरल इन्फेक्शन भी नहीं है, सो ये ऑटो इम्यून भी नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं है, या फिर वायरल इन्फेक्शन भी नहीं है, फंगल इन्फेक्शन भी नहीं है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी नहीं है. इट इज अ म्यूटेशन हो रहा है, CFTR जीन में म्यूटेशन हो रहा है, सो इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है. ठीक है ना, सो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. Coming to the 10th question, that is, Nurse Clara is reviewing the prenatal history of her patient and is identifying potential genetic risk factor. Which finding in the patient's history would indicate a genetic risk factor? The patient was exposed to rubella at 36 weeks gestation. तो अगर पेशेंट वाज, इन्होंने क्या बोला है कि नर्स क्लारा इज रिव्यूइंग द प्री नेटल हिस्ट्री ऑफ हर पेशेंट एंड इज आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल जेनेटिक रिस्क फैक्टर विच फाइंडिंग इन द पेशेंट्स हिस्ट्री वुड इंडिकेट अ जेनेटिक रिस्क फैक्टर. जेनेटिक रिस्क फैक्टर किसमें हो सकता है? सो पेशेंट वाज एक्सपोज टू रुबेला 36 वीक जेस्टेशन. तो इसमें ऐसा कोई जेनेटिक फैक्टर नहीं है, कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज नहीं होगा. अगर मदर को रुबेला हुआ है तो बच्चे में रुबेला सिंड्रोम देखने को मिल सकता है ना, तो जो बच्चों में रुबेला हो सकता है, बट इट इज नॉट द जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज. द पेशेंट हैज चाइल्ड विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो देखो, अगर कोई पेशेंट है, उसका चाइल्ड जो है ऑलरेडी सिस्टिक फाइब्रोसिस का है, इट मीन्स क्या हो सकता है कि मदर एंड फादर दोनों क्या है, कैरियर है फॉर दिस जीन. क्योंकि जो हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस है दैट इज ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है ना, रिसेसिव डिजीज है. तो ऑटोजोमल है, रिसेसिव डिजीज है, इट मीन्स कि बच्चे में तब आएगा जब दोनों मदर कैरियर होगी. अगर दोनों मदर कैरियर होगी तो बच्चे में ये डोमिनेंट हो जाएगा, है ना. सो मदर भी कैरियर है, फादर भी कैरियर है, तो बच्चे में ये हो सकता है ना. एंड द पेशेंट हैज चाइल्ड विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो बच्चे में यानी वो जो मदर है, वो जो मदर है उसका जो बेबी है, जो पेशेंट है, उसके बच्चे को ऑलरेडी सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एक बच्चे को, इट मीन्स कि वो कैरियर हो सकती है एंड फादर भी कैरियर हो सकता है ना. सो इट इज लाइक कि जेनेटिक रिस्क फैक्टर हो सकता है. द पेशेंट इज 25 ईयर्स ओल्ड. तो पेशेंट 25 ईयर्स ओल्ड है या 30 ईयर्स ओल्ड है, तो यस, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, बट विच फाइंडिंग इन द पेशेंट हिस्ट्री वुड इंडिकेट अ जेनेटिक रिस्क फैक्टर. तो यहाँ पे एज सच कोई जेनेटिक रिस्क फैक्टर नहीं है. क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एज, बट इट इज नॉट द जेनेटिक रिस्क फैक्टर. सो ये भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया. द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म लेबर एट 32 वीक्स जेस्टेशन. तो यहाँ पे भी कोई जेनेटिक रिस्क फैक्टर नहीं है प्री टर्म लेबर की वजह से. तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर. पेशेंट हैज अ चाइल्ड विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड देयर इज वेरी हाई चांस कि मदर भी कैरियर है, फादर भी कैरियर है. सो जेनेटिक रिस्क फैक्टर यहाँ पे है कि जो सेकंड चाइल्ड है उसको भी सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है. दिस 25% चांस की हो सकता है ना. सो यहाँ पे क्या होगा, आंसर इज द बी इज द करेक्ट आंसर. तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. देखो, अभी हम सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड MCQ कर रहे हैं तो हमें ये इजी लगा, बट अगर एग्जाम में आएगा तो आपने थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा सा आपको ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी कि इसमें क्या आंसर हो सकता है. तो आपको बहुत ध्यान से, आपको एक मेन थिंग पता होना चाहिए सिस्टिक फाइब्रोसिस का. मेन थिंग इज कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, मतलब कि मदर कैरियर फादर कैरियर, मतलब ये जेनेटिक
डिजीज है ना, जेनेटिकली ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो आपको जब तक यही पता नहीं होगा आप नहीं कर पाओगे। सो मतलब थ्योरी या कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है, बट उस थ्योरी उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है एमसीक्यू में वो भी इम्पोर्टेंट है, वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड वो कब आएगा आपको, ऑफ कोर्स जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, स्टडी थ्योरी, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स भी पता होना चाहिए, उसको प्रॉपर रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो आपको वो सारी चीजें आपको उस टाइम आएगा नहीं, ड्यूरिंग सॉल्विंग एमसीक्यू या फिर ऑन द डे ऑफ एग्जाम वो चीजें आपके माइंड में आएगा नहीं कि पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा है, ये कुछ तो पता है मुझे, ये चीजें पढ़ी तो है, बट एग्जैक्ट जो चीजें है वो नहीं आएगी क्योंकि आपने उसको रिविजन नहीं किया। एंड आपने थ्योरी पढ़ लिया, आपने रिविजन भी कर लिया, बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो तब नहीं आएगा जब आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया। सो इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस भी जरूरी है। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, रिवीजन, एमसीक्यू सॉल्व, देन हम टेस्ट देते हैं। टेस्ट इसलिए देते हैं क्योंकि लेट्स सपोज 200 एमसीक्यू है तो हमारा टारगेट होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि एग्जाम में एक प्रॉपर टाइम होगा। तो आप आपने ट्राई करना है कि 200 एमसीक्यू है, 200 मिनट्स मिला है, तो ट्राई करो आप कि 150 160 मिनट में आपको पूरा का पूरा एमसीक्यू कर लो, है ना। अभी ये वाला डेवलप करना है सो दैट ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको एक प्रॉपर टाइम मिले कि हाँ आपने 160 मिनट में एमसीक्यू कर लिया, सो दैट आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिले टू थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिया है ना। जो छोड़ दिया है उसको प्रॉपर आप थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करके, कुछ सोच के, एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप उस एमसीक्यू को भी कर लो। एंड उस जो हार्ड एमसीक्यू है, जो हार्ड एमसीक्यू वो सब छोड़ेंगे। सो उसमें से अगर आपने एक एमसीक्यू भी एक्स्ट्रा कर लिया तो आपका रैंक यहाँ से यहाँ हो जाएगा, है ना। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसलिए टेस्ट देना इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको बेसिकली टाइम मैनेजमेंट होगा, आपको नेगेटिव रिड्यूस करने का समझ में आएगा कि कैसे नेगेटिव रिड्यूस करना है, कैसे प्रॉपर एनालाइज करना है, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे आपको सिली मिस्टेक्स हो रहा है, कहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की वजह से गलती हो रही है। सो ये सब कुछ पता कैसे चलेगा, जब आप एनालाइज करोगे। सो एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3-4 स्टेप्स है कोई भी एग्जाम क्लियर करने का। कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, रिविजन करो, एमसीक्यू सॉल्व करो और टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो। दिस 5 स्टेप इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एनी एग्जाम। एनी एग्जाम इन द सेंस की फ्रॉम लोअर टू हायर टिल यूपीएससी। सो यूपीएससी भी जो पढ़ते हैं वो भी यही स्टेप्स फॉलो करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ट देते हैं, उसको प्रॉपर एनालाइज करते हैं, एंड उसी प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं एंड यस टॉपर भी बन जाते हैं। सो टॉपर की यही स्ट्रेटेजी होती है। प्लीज बी फोकस, बी कंसिस्टेंट। फोकस कैसे रहना है, आई ऑलरेडी अपलोड द वीडियो, प्लीज फॉलो दिस क्लियर मेथड रूल एंड यस आपका फोकस भी इंक्रीज हो जाएगा, आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे, आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो भी कम से कम हो जाएगा, ठीक है ना। एंड सेकेंड थिंग कि मोटिवेट कैसे रहे। सो एग्जाम इज योर मोटिवेशन। आप एग्जाम क्यों क्रैक करना चाहते हो, द वाई, व्हेन यू फाइंड द वाई आपको यहीं से मोटिवेशन मिलेगा, है ना, कि आपका क्यों, क्या रीजन है। सबके रीजन अलग हो सकते हैं, मेरा रीजन अलग है, आपका रीजन अलग है। सो आपका जो मोर जो रीजन है उसको डेस्परेटली सोचो, वो जो आपका डेस्परेट नीड है टू क्रैक दिस एग्जाम, जब आप उसको सोचोगे आपको वहीं से मोटिवेशन मिलेगा। तो मोटिवेशन के लिए आप कोई वीडियोस देख के मोटिवेट नहीं हो भी सकते हो तो लाइक फॉर अ शॉर्ट वाइल के लिए, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, बट टू स्टे मोटिवेटेड इज समथिंग कि आपको अंदर से आएगा। एंड वो अंदर से कब आएगा, जब आपने वाई फाइंड कर लिया कि वो आपका क्या नीड है, वो जो डेस्परेट नीड है टू क्रैक दिस एग्जाम, टू गेट दिस जॉब, जब आपने वो फाइंड कर लिया ना, आपको अंदर से मोटिवेशन आता रहेगा एंड आता ही रहेगा। सो प्लीज बी फोकस, बी कंसिस्टेंट एंड यस लगे रहो, जमे रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।